क्वेश्चन नंबर 13 में ये दे रखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो लाइट हाउस क्या होता है कि जैसे सी में एक बहुत बड़ा सा टावर होता है, उस बड़े से टावर के ऊपर एक लाइट लगी रहती है, वहाँ पर एक बंदा खड़ा रहता है, उस लाइट को ऐसे 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 मूव करता है। तो लाइट हाउस को ऊपर से और नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे मूव किया जा सकता है। उसको बहुत बड़ी चौड़ी सी लाइट होती है, तो उससे रोशनी पड़ती है। और ये देखा जाता है कि कोई भी जो शिप है वो हमारे कंट्री का ही शिप हमारे कंट्री में आ रहा है, कहीं बाहर से कोई शिप आ रहा है। तो ऑटोमेटिक है ना? अब आजकल ऑटोमेटिक है, पुरानी लिखी हुई वो कहना है एनसीईआरटी, तो पुराने ज़माने के हिसाब से। तो लाइट हाउस जो है, लाइट हाउस में ये है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो दो शिप्स को ऊपर से देखा जाता है तो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का तो 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है। अब इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो आप ये देखिएगा कि ये तो लाइट हाउस दे रखा है ए बी, इसको मैंने माना ये तो लाइट हाउस है। लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 75 मीटर, इसकी हाइट दे रखी है 75 मीटर, और यहाँ पर ऊपर एक बड़ी सी लाइट है और ये सी लेवल है। तो एक शिप तो इस तरफ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। तो जो नज़दीक वाला शिप है, ऑब्वियसली जब नज़दीक हम जितने जाते हैं किसी भी बड़ी बॉडी के, तो वो एंगल बड़ा बनता चला जाता है। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अगर इसी में सेम साइड एक इसी शिप के पीछे एक और शिप है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज़ 30 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये इधर वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ए बी ये 90 डिग्री, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, वो बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस है, एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है। तो दो शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। दो शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, और ये जो है BC वाला डिस्टेंस मुझे नहीं पता ये कितना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो आप, या इसको y बोल दो, इसको आप y बोल दीजिए। मुझे y कैलकुलेट नहीं करना है, मैंने बोल दिया ऐसे y। अच्छा, अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, अब दो राइट ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है ABD। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। AB कितना है, मतलब हाइट ऑफ द टावर, ये कितना दे रखा है 75 मीटर, और जो BC है इसकी लेंथ को मैंने क्या लिया y इधर आ गया, तो y की वैल्यू भी 75 मीटर ही होगी। ठीक है, हालांकि मुझे ये निकालना नहीं था, मुझे तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स यानी कि ये x निकालना है। कैसे करेंगे, अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABD, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD, इज इक्वल टू AB अपॉन BD। अब tan 30 डिग्री कितना है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, ये जो AB है ये कितना है 75 अपॉन BD कितना है, B से लेकर D तक वाली लेंथ कितनी है y प्लस एक्स। y प्लस एक्स उधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 इधर √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 75 √3। ठीक है, और फिर हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, y की वैल्यू 75 है, तो y की जगह आप 75 रख दीजिए यहाँ पर, 75 प्लस x
इज इक्वल टू 75√3, ये हो गया, इज इक्वल टू 75√3। तो x कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75। (75/√3 - 1 मीटर), ये x की वैल्यू होगी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 और ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। बताइए समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन 12 में क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. So from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. तो एक बिल्डिंग है और एक है केबल टावर। तो बिल्डिंग से एक बार केबल टावर के टॉप को देखते हैं। बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग, तो हमने क्या करा कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई, इसको बोलो A B, ये 7 मीटर होगी इसकी बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, 7 मीटर होगी बिल्डिंग की हाइट, और यहाँ से इधर एक केबल टावर है। तो केबल टावर बिल्डिंग से काफ़ी लंबा है, तो A B ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसको बोल दीजिए C, इसको बोल दीजिए D। तो ये जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप से इस केबल टावर का जो टॉप है उसको अगर देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर इसको देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ में। हॉरिजॉन्टल क्या है? एक वो लाइन जो कि ग्राउंड लेवल के पैरेलल है। ठीक है, जो कि ग्राउंड लेवल के पैरेलल है। ठीक है, ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्लियर है? क्या है कि यहाँ पर एक दे रखी है बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 7 मीटर। ठीक है, और सामने उसके दे रखा है कि एक केबल टावर है। तो केबल टावर बिल्डिंग से काफ़ी लंबा है। ठीक, अब वो बोल रहे हैं कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से अगर केबल टावर के टॉप को देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। यहीं से बिल्डिंग के टॉप से ही अगर केबल टावर के बॉटम को देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? 45 डिग्री। इसी पॉइंट से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। अभी क्लियर है? क्लियर? अच्छा, तो अब ये क्या पूछ रहे हैं हमसे? डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है, इस टावर की पूरे की हाइट बतानी है हमको। तो मैं क्या करूँगा, A B C D, इस पॉइंट को बोल दीजिए E। ऑब्वियसली जब मैंने यहाँ पर इस वाली लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। अब हम क्या कहेंगे, जब ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब क्या करिए, इन ट्राइंगल DEA हमें ये DE निकालना है और EC निकालना है। DE निकल जाए और EC निकल जाए, दोनों को ऐड कर देना, तो टावर की पूरी हाइट आ जाएगी। समझ गए? ठीक, तो इन ट्राइंगल DEA या DEA, काम करो, पहले ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, DEA नहीं, पहले ABC, क्योंकि वो आसान है थोड़ा सा। पहले इसको निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, अगर ये BC की लेंथ बड़े आराम से निकल जाएगी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। सर ABC इक्वल नहीं है क्या सर? इक्वल ही होंगे AB और AC। यस सर, AB और EC। हाँ, AB और EC इक्वल होंगे, ऐसे AB और BC इक्वल होंगे। तो tan 45 डिग्री, मैं इसकी बात करता हूँ ट्राइंगल ABC की। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर और ये बेस, तो AB अपॉन BC, और tan 45 डिग्री होता है 1 इज इक्वल टू AB कितना निकलता है 7 अपॉन BC।
BC को हमने मल्टीप्लाई करा तो BC आ गया, BC इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7 मीटर। ये जो BC है इसकी लेंथ भी 7 मीटर है। जब ये 7 मीटर है तो मतलब ये भी 7 मीटर, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए तो ये एक तरह से हमारे पास ऐसा हो गया जैसे कि एक स्क्वायर हो, ठीक है। ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 है, ये भी आमने सामने वाली साइड है, ये भी 7 तो मैं क्या करूँगा कि ये हमारे पास ट्राइंगल DEA की बात करते हैं हम, ट्राइंगल DEA, इन ट्राइंगल DEA tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो DE अपॉन AE सब कौन tan से ज़्यादा आसान रहेगा। DE अपॉन AE tan 60 डिग्री कितना है, √3 इज इक्वल टू DE अपॉन, देखिए जब ये BC 7 मीटर है तो इसके सामने वाली साइड ये भी 7 मीटर ही होगी, 7 का मल्टीप्लाई हो गया, DE इज इक्वल टू 7 इंटू √3, DE इज इक्वल टू 7√3 मीटर। ये DE की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर, ठीक है जी। ये DE की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप ये देखिए कि DE की वैल्यू 7√3 आ गई और EC जो है तो 7 मीटर है ही, therefore height of cable tower is equal to DC is equal to DE plus EC। अब DE कितना है 7√3 और EC कितना है 7 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा √3 + 1 मीटर, 7 इंटू √3 + 1 मीटर, ये हो गई। ये हमारी केबल टॉवर की पूरी हाइट निकल के आ गई। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है? सौम्या, सुभान, आयुष्मान, अपूर्व, आर्या, समझ गए? ठीक सर है, मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बताइए। तो सर अगर हम AB इक्वल टू EC लिख रहे हैं तो हम उसका रीजन क्या लिखेंगे कि दैट दे आर पैरेलल साइड? AB इज इक्वल टू EC, ये एक्चुअल में ऐसा है कि यहाँ पर 7 मीटर है ना, और ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड के ही पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो जब मैं ग्राउंड के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करूँगा तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर ये है, क्या बोलते हैं इसको, आपका बिल्डिंग, और इस तरफ है केबल टावर। तो जब यहाँ पर इस जगह ग्राउंड पर ये केबल टावर खड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब आपने इस वाली नीचे वाली लाइन के पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी तो ये भी 90 डिग्री बन गया। तो बेटा ये भी 90 डिग्री, क्योंकि बिल्डिंग सीधी खड़ी होगी तो 90 डिग्री एंगल, केबल टावर सीधा खड़ा होगा तो 90 डिग्री एंगल। जब मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 तो 90 डिग्री हो गया एंगल। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि ABCE, अगर उसमें 3 एंगल 90 डिग्री के हैं तो चौथा भी 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है, समझ गए? उसी तरह से जब BC की लेंथ 7 मीटर हमने कैलकुलेट करी तो ये वाली लेंथ भी 7 मीटर होगी। तो यहाँ से मुझे ये दिखाई दे गया कि ये एक स्क्वायर बन गया है, ठीक है। तो अपोजिट साइड को तो आपको इक्वल ले ही लेना है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अपोजिट साइड्स को तो आपको इक्वल ले ही लेना है, वो रेक्टेंगल तो बन ही जाए। रेक्टेंगल में ही अगर एडजेसेंट साइड यानी कि बराबर वाली साइड इक्वल हो गई तो स्क्वायर बन गई, ठीक है। तो उस चीज़ को टीचर आपसे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा, तो आप सीधा सीधा मेंशन कर दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर दे रखा है, वो बोल रहे हैं अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। तो टीवी टॉवर क्या होता है कि आजकल तो सब इंटरनेट चल रहा है, तो ये फिर वही बात है कि बुक जो है थोड़ी पुराने ज़माने की लिखी हुई है। तो टीवी टॉवर हुआ करते थे पहले, सर केबल सर, हाँ केबल से भी पुरानी बात है। जैसे रेडियो होता है ना, ऐसा है स्ट्रेट सा होता था, उसके ऊपर ऐसे दो तीन होते थे। हाँ सर डोरेमोन के घर पे था, क्या डोरेमोन के घर पे था। सर डोरेमोन आप देख रहे हैं? डोरेमोन के हम सबके घर पर था, मैंने तो करा भी, उसको सेट भी करा है। तो उसमें क्या होता था कि उसमें ना एल्यूमिनियम का एक जाल जैसा होता है वैसा बना रहता था,
ये पहले छोटा एक पाइप होता था, फिर बड़ा पाइप, फिर उससे बड़ा पाइप, तब तो पैरेलल लाइंस होती थी, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती थी वो लाइंस। अब वो होता था, वो रिसीवर होता था, वो एक बहुत बड़ा एंटीना होता था, वो एंटीना वो था जो सिग्नल्स को रिसीव करता था। तो किसी भी तरीके के किसी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी पहले, और पहले पूरे कंट्री में एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन, बस एक ही चैनल होता था। तो उसमें क्या होता था कि आपको टीवी लगाना है, टीवी को प्लग इन करना है, और उसके बाद टीवी के पीछे एक वायर लगा रहता था, उस वायर में भी 2 पेच लगे रहते थे, उसको ऐसे खोलो, एक वायर इधर लपेटो, एक वायर इधर लपेटो, और जो पूरा वायर है उस वायर को ले जाकर ऐसे ही 2 पेच ऊपर लगे रहते थे एंटीना में। वो एंटीना में वो 2 पेच आप टाइट कर दो, टाइट करने के बाद उसको पोल पर लगा देते थे या किसी डंडे में लगा देते थे, कहीं पर भी जहाँ आपको लगाना है, थोड़ी ऊंचाई पर, और लगाकर और फिर थोड़ा सा उसको घुमाते थे, फिर नीचे से बंदा बोलता था कि हाँ आ गया, ठीक है आओ, तो बस उसको वहीं पर रोकते थे। फिर जब फिल्म देखते थे तो बीच में कभी कोई बंदर आ जाता था, वो आके उसको हिला देता था, वापस जाना है पड़ता ना, फिर वापस जाना पड़ता था, फिर वापस जाकर उसको सेट करो। तो ये चलता था पहले। तो ये टीवी टॉवर वाली चीज़ है। टीवी टॉवर क्या करता है, सिग्नल्स एमिट करता है, जैसे रेडियो होता है ना, तो रेडियो ऑडियो सिग्नल्स एमिट करता है, तो वो जो टीवी टॉवर होता था वो ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल्स एमिट करता था, मतलब पूरी वीडियो आती है उसको। तो देखिएगा, द टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, मतलब टीवी टॉवर लगा हुआ है कहाँ पर, नदी के किनारे। तो क्वेश्चन 11, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये एंटीना वाले कॉन्सेप्ट जो है ये भी पुराना नहीं हुआ है, ये भी पुराना नहीं हुआ है। अगर चाहो तो लगा सकते हो इसको अपने घर की छत पर, कोई केबल वगैरह, कोई इंटरनेट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, अभी भी लगा सकते हो। और ये 100-150 रुपये का एंटीना आता है, उसको लगाकर और एक वायर अपना टीवी में लगा सकते हैं। तो बस 2 चैनल आते हैं आजकल, एक नहीं आता, 2 आते हैं चैनल, एक दूरदर्शन 1, एक दूरदर्शन 2, DD1 DD2, ठीक है। तो DD2 पर थोड़ा सीरियल फिल्में वगैरह आती हैं। लगाएगा ही क्यों, बाकी के जो डिश टीवी उसमें हज़ार चैनल आते हैं। तो मैं बता तो हूँ ना, अगर चाहो एक्सपेरिमेंट करना कि अच्छा बाकी का जो डिश टीवी है उसमें 300-400 रुपये महीना देना तो पड़ता है ना, उसमें कुछ नहीं देना पड़ता। दूसरा से सिर्फ 2 चैनल आते हैं, उसमें कहा 5 से 6। हाँ सर डिश सर वो है ना जो कॉनकेव शेप में होती है। नहीं, वो फिर एडवांस चीज़ थी, वो तो एक एडवांस चीज़ थी, वो तो बहुत पुरानी चीज़ बता रहा हूँ। उसका नाम भी था, उसका टेक्निकल नेम ये होता था YAGI, यगी, UDA, उड़ा एंटीना, यगी उड़ा एंटीना, है ना। तो ये साइंटिस्ट था जिसने इस एंटीना को सबसे पहली बार बनाया था, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ का था ये नहीं पता था। और टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, तो टीवी टॉवर यहाँ पर बना रखा है, फिगर दे रखी है यहाँ पर। टीवी टॉवर ऐसे है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, तो उन्होंने बोला टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। इसका मतलब क्या है कि ये टीवी टॉवर है, इसको बोल दो AB, ये नदी के किनारे पर फिक्स कर रखा है, इसको नदी के किनारे पर सीधा लगा हुआ है, ठीक है। तो नदी का एक किनारा ये हो गया, एक बैंक ये हो गया। उसके बाद है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक दूसरा किनारा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टॉवर, डायरेक्टली अपोजिट द टॉवर, मतलब ये मान लो कि ये दूसरा बैंक हो गया। पहले बैंक पर तो टीवी टॉवर लगा हुई है, और दूसरे बैंक से अगर उसके टॉप को देखा जाए, टीवी टॉवर के टॉप को देखा जाए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट को बोल दीजिए C। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा, ये जो CB है, CB को X बोल दो, ये क्या हो गया, विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल। कैनाल समझते हैं ना, कैनाल क्या होती है, नहर होती है जो फील्ड्स में इरिगेशन के लिए पानी जिसमें नदियों से जोड़ा जाता है, निकाला जाता है। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट पर, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टॉवर, इस पॉइंट को जो फुट ऑफ द टॉवर से ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसी लाइन पर 20 मीटर दूर की तरफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, ठीक है।
तो आप में से कुछ बच्चे इस चीज़ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। उन्होंने बोला है ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, कि वो जहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है वो पॉइंट यहाँ पर भी तो हो सकता है ऑन दिस लाइन। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि 30 डिग्री छोटा एंगल है, तो छोटा एंगल दूर बनेगा, बड़ा एंगल नज़दीक बनेगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो ये बन गया हमारा एंगल 30 डिग्री। और ये कितनी दूर है इस पॉइंट को डी बोल दिया, ये कितनी दूर है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो टावर की हाइट बतानी है h, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। टावर की हाइट और विड्थ ऑफ द कैनाल, ये दोनों चीज़ें हमको बतानी है। उसके बाद देखिएगा दो ट्राइंगल हैं, तो दोनों ट्राइंगल में एक एक करके आप लगा दीजिए tan थीटा। तो ये हो गया इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 इज इक्वल टू AB कितना है h और BC कितना है x। सर 60 tan 60 डिग्री √3 होता है ना, तो h की वैल्यू क्या आ गई x √3। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए। उसके बाद चलिए जी, अब देखते हैं दूसरे ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, तो ये ABD ये वाला ट्राइंगल है, तो इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। अब tan 30 डिग्री कितना हो गया 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। तो AB कितना है h, सर ये भी निकालना है सर। हाँ AB भी निकालना और x भी निकालना, दोनों निकालना। सर x आ गया सर 10। तो ये हो गया हमारे पास AB की वैल्यू हो गई h और BD कितना हो गया x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x प्लस 20 इज इक्वल टू h √3। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू, तो ये h √3 है, h की जगह क्या लिखेंगे आप x √3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो h की जगह हमने रख दिया x √3 और पहले से एक √3 था, h की जगह x √3 आ गया। लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये वैल्यू आ गई इसकी। अब क्या करेंगे, x प्लस 20 √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू x इज 3x। 3x को इधर ले आओ, x माइनस 3x और प्लस 20 को उधर ले जाओ -20। x माइनस 3x इज -2x इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2 2 10 20। तो x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो 10 मीटर क्या आ गया, ये हमारा आ गया विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल। अब वो पूछ रहे हैं कि हाइट ऑफ दिस टीवी टावर, इसकी हाइट बतानी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू x √3, तो h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। हाइट ऑफ टावर,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर साइड ऑफ द रोड का मतलब क्या है, एक रोड के इस तरफ है और एक रोड के इस तरफ है। जैसे रोड है तो रोड की दो साइड हो गई, तो एक रोड के इस तरफ और एक रोड के इस तरफ है। दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, तो ये हमने मान लिया कि ये रोड की विड्थ है पूरी और रोड के इस तरफ एक पोल है ए बी, रोड के इस तरफ भी एक पोल है, ये है सी डी। ए बी और सी डी और दोनों की हाइट इक्वल दे रखी है, तो इसको दोनों एच, तो ये भी एच होगा क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट सेम है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो रोड की जो विड्थ है जो दे रखी है 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इस पॉइंट से दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। तो सीधी सी बात है, जो पोल से ज़्यादा दूर पॉइंट है वो एंगल छोटा बनाया है, जो पोल से नज़दीक है पॉइंट उसको मैंने बड़ा एंगल बनाया है। ठीक है, तो 60 डिग्री 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल्स कैसे निकालेंगे, ये वाला पॉइंट ले लो ए बी सी डी ई और इस डिस्टेंस को x ले लो, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो ट्राइंगल ए बी ई इन ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई में देखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई। tan 60 डिग्री कितना है √3 और ए बी कितना है h और बी ई कितना है x। ठीक है, h की वैल्यू आ गई x√3, इक्वेशन नंबर 1। तो ट्राइंगल ए बी ई हो गया, इसी तरह से ट्राइंगल सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ई। tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी डी कितना है h अपॉन डी ई कितना है 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 80 माइनस एक्स लेफ्ट में आ गया और h इधर √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 80 माइनस एक्स और अगेन h की जगह क्या लिख देंगे x√3, तो h की जगह लिख दो x√3 और एक √3 यहाँ पर पहले से ही था। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू एक्स इज 3x। अब क्या करो, इस माइनस एक्स को इधर ले आओ, 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स। 80 इज इक्वल टू 4x, 4 + 4, 4 20 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। अब वो बोल रहे हैं कि हाइट निकालनी है पोल की, हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल
h इज इक्वल टू x √3, तो h इज इक्वल टू x कितना है 20 √3 मीटर। तो वही पूछ रहे थे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पोल से कितनी दूरी पर है। तो हम ये बोलेंगे कि एक पोल से 20 मीटर की दूरी पर है और एक पोल से 60 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट E is 20 meter away from pole AB and 80 minus x यानी कि 60 मीटर अवे फ्रॉम CD, 60 मीटर अवे फ्रॉम CD। तो पोल CD से वो 60 मीटर दूर है, ठीक। अच्छा, शुरुआत के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने छोड़ दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। करे थे ट्राई आप लोगों ने? कुछ पूछ रहे Yes, sir, मैंने करा था। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. ठीक है, चलिए जरा बस 2 मिनट वेट करिए, ये आ गया। देख लीजिए फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, या फिर अगर करे नहीं हो तो आज प्रैक्टिस कर लेना, जो डाउट को पूछ लेना। सबसे कोऑर्डिनेट कर दो। उससे मैं कोऑर्डिनेट कराऊंगा। मैंने एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का छोड़ा था, वो कर दूंगा। एक चीज़ और है।
यार बी सीरीज लगा जीरो में क्या है पंजाब से तू लगा दे अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। So there is triangle. बताओ। सर एग्जाम का भी सर अजीब सा क्वेश्चन देता था। सर ने एग्जाम का खोला था केमिस्ट्री का, उसके अंदर क्वेश्चन रखा था हाइड्रोजन का मोलर मास दे रखा और उसकी एक सब्सटेंस था मोलर मास दे रखा और उसके पीएच फाइंड आउट करता है। एग्जाम्पल रहने तो मतलब अभी एनसीईआरटी को देखते हैं इन्होंने सिलेबस डिज़ाइन करा है। एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। तो मैंने उसमें आंसर की देखी तो सर वो उसके अंदर सर लॉ का यूज हो रहा है। जैसे हम चैप्टर करवा वही तो मैं कहता हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सेकंड चैप्टर करवा कोऑर्डिनेट। देखिए इसका ना मैंने कौन सा था, ये 5th पार्ट का शायद है ना। ओके सो आइडेंटिटी वाला ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट ये मैंने छोड़ा था, ये मैं करवा लूँगी। cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a. cosec a plus cot a ये प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये थर्ड वाली आइडेंटिटी थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये यूज करके मुझे ये प्रूव करना है। तो मुझे यहाँ पर cosec और cot बनाना होगा। cosec और cot कैसे बनाऊंगा? अगर cos है तो cos को sin से अगर डिवाइड कर देंगे तो cot बन जाएगा, sin को sin से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा और फिर 1 को sin से डिवाइड करेंगे तो cosec बन जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin से डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो और यहाँ लिखिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई sin a। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin a से डिवाइड कर दो। cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a। तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a। ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए cos a अपॉन sin a हो गया cot a, sin a से sin a कट गया माइनस 1 अपॉन sin a हो गया cosec a अपॉन डिनोमिनेटर में cos a अपॉन sin a हो गया cot a, sin a से sin a कट गया, ये हो गया 1। तो सबको sin से डिवाइड कर दिया, सबको sin से डिवाइड कर दिया ताकि cosec और cot में कन्वर्ट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी उन्होंने बोला है कि यही आइडेंटिटी लगा के इस चीज़ को आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या करें? तो आपको पता नहीं चला गया आपको sin से सबको डिवाइड करना है। क्योंकि दिखाई दे रहा था ना, देखो cos है तो cos को sin से डिवाइड करना तभी तो cot आएगा।
ठीक है, और 1 को साइन से डिवाइड करूँगा तभी कॉसेक आएगा, मतलब साइन का रेसिप्रोकल जो है वही कॉसेक होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मुझे प्रूव क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये करना है। आप यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ये तो ऐसे न्यूमरेटर में इस तरह से लिखो, और डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसको ऐसे लिखो। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अगर आ गया, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अगर आ गया, यहाँ से देखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए को कर देगा माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो समझ गए ना, इसी आइडेंटिटी से ये हो गया। तो अब आप क्या करिए, ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, इसको ऐसे करो डिनोमिनेटर में, इसको ब्रैकेट में डाल दो इस तरह से, और मल्टीप्लाई करिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए से। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए से, क्योंकि कॉट ए माइनस कॉसेक ए कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस पूरे को एक टर्म मानते हुए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे वो भी हम। सर न्यूमरेटर में नहीं करना, तो देखिए न्यूमरेटर में भी अभी करूँगा, आप देखो तो सही कर दे। तो इससे क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए होगा। मुझे चाहिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे -1 जो है कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो देखी जाएगी। पहले हमने क्या करा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब नीचे करेंगे तो मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करूँ, जो ऊपर वाला है ऊपर वाले को छेड़ना मत, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहने दो। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्रूफ में लेकर आना है, मुझे कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्रूफ में लेकर आना है। तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए मुझे सीधा सीधा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो अंदर जाकर जो है वो इसमें सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सपेंड हो जाएगी फालतू में टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि शायद नीचे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए कि वो नीचे वाला टर्म और ऊपर वाला टर्म, इधर वाला ये ब्रैकेट ये पूरा कट जाए और सिर्फ यही बचे। आप देखिएगा ऐसा ही होगा, आप ऊपर वाले को तो छेड़ना मत, ये ऐसा हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 इंटू कॉट ए। सर आपने लिया कैसे, मतलब मैंने इस वजह से लिया ना, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, मुझे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए चाहिए। तो न्यूमरेटर में तो ज़बरदस्ती हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगकर ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो मुझे डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आप ये देखो, जब ये इसको पूरे को एक टर्म माना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जब कॉट ए माइनस कॉसेक ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर। सर फिर कॉट ए प्लस कॉसेक ए को वो ले लेंगे ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से फैक्टराइज कर लेंगे, तो बन गया कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर। बताओ समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसको इससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, पूरा मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। ऑनलाइन वाले बता दें मैं क्लियर है इतना कि नहीं, समझ गए? यस सर। अब चलो देखिए, ये कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो सीधा बताओ कि भाई अगर मैं
इसका और इसका साइन बदल दो तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर है प्लस का, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है माइनस का, तो कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है किसके इक्वल हो जाएगा -1 के, ये समझे। अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लूँ कॉमन तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू इस माइनस को इधर ले जाओ तो ये -1 बन जाएगा, तो इस पूरे की जगह -1 लिख दो, न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 मल्टीप्लाइड बाई कॉट ए हाँ सब पूरा हो प्लस कॉसेक ए, डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है इसकी जगह आ गया -1 प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब आप ये देख लो कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट गया तो क्या बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचा। इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना। सर ये तो चेक कर लो सर, ठीक है। बताइए भाई समझ में आ गया, ठीक है। अभी वो 2 आइडेंटिटी और हैं वो प्रूव करके दिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और आपका मैं ये स्टार्ट करवाता हूँ फिर कोऑर्डिनेट। कल क्लास लूँगा यही टाइम रखूँगा 3:30 बजे वाला। क्या करेंगे सर बाहर ले गया सर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। मतलब कॉमन ले लिया क्या, ऐसे कॉमन थोड़ी लेनी जो एडिशन हो रहा है। सर बाहर ले गया ये वाला जो है ना ये गलत लिखा है। पूरा 30 का। चलिए जी फिर आज इतने ही करते हैं।